न्यू चैप्टर नंबर 5। इसमें बस कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। इधर देखें सर, चुपका प्लीज आए, सबका पहला पे है। जो पहला वाला टॉपिक है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ऑल्दो दिस इज नॉट इंक्लूडेड डायरेक्टली, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फोर्सेस और मेथड। इट मींस के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब हम फोर्सेस लगाते हैं तो उनमें कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमने पढ़ना है। नॉर्मली इस चैप्टर में जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर हम सॉलिड्स के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड्स के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। और गैसेस की जो मींस के फोर्सेस हम लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर, वो हमने कल भी पढ़े थे, लाइक गैस लॉज जो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फर्स्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इधर देखो, सपोज ये मेरे पास ना एक छोटा सा स्प्रिंग है जो हम पेन में डालते हैं, ठीक है। पेन में जो होता है अंदर, ये हो गया हमारा स्प्रिंग। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स यानी कि खींचेंगे, तो क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन फिर जब छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वापस चला जाता है अपनी जगह पे, ठीक है। इधर देखें, इसको मैंने यूं जोर लगाया, ये टूट गया, वापस आएगा, ये वापस नहीं आ पाता। दुकान से दुकान से नया आएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब we are talking about the different। इधर देखिए, अगर एक वो होता है रबर, होता है रबर फोनीटर वाला, ठीक है। तो उसको भी हम जब स्ट्रेच करते हैं तो वापस क्या आ जाता है, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी जो शेप है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। आई बात समझ में। अब अगर फोर्स अप्लाई करें कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और उनकी शेप चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्म होना। सो डिफॉर्म, इसका फुल फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हम नॉर्मली नाउन में डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। डिफॉर्मेशन का मकसद क्या हो गया कि द चेंज इन शेप, ठीक है। हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से जो शेप में चेंज आ जाती है उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। लेकिन जब हम उस फोर्स को रिलीज करते हैं तो वो वापस रीस्टोर हो जाए। अब ये जो रीस्टोर होने वाली प्रॉपर्टी होती है इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इलास्टिक। ये रहा, आई बात समझ में। इट मींस के एवरी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, ओनली द इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिस्टोर्ड। फिर मैंने एक दो एग्जांपल्स आपके जहन में डाल दिए, मिसाल के तौर पे रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये हमारे जहन में होने चाहिए, ठीक है। देन ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? हाँ जी सर, रबर के छिक्यो चलिए वापस अच्छी हो, ये इलास्टिक का, ठीक है। अब इधर देखें, ये जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी वाली प्रॉपर्टी? रिस्टोरिंग वाली, यानी वो वापस आ जाए डिफॉर्मेशन के बाद, तो इसको कहते हैं हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बनता है, इधर देखें, अगर मैंने दो चीजें उठाई, एक उठाया मैंने रबर और दूसरा मैंने उठाया स्टील। अब इन दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन सा होगा? पहले समझो रबर, फिर बाद में क्या नाम लो, ठीक है। मेरी बात सुने, अगर हम फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स अप्लाई करने से डिफॉर्मेशन कम पैदा हो, वो वापस जल्दी में रिस्टोर हो जाए, तो हम कहते हैं ये ज्यादा इलास्टिक है। मिसाल के तौर पे पेन वाला स्प्रिंग, इसको थोड़ा यूं किया तो ओके, ज्यादा यूं करेंगे तो ये क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा। सोफे में स्प्रिंग होता है, देखा है? नहीं तो ले लो, एक होगा उसमें, ठीक है। अब सोफे के अंदर अगर जो स्प्रिंग्स होते हैं वो होते हैं बड़े, अगर हम उनके
जितनी हमने फोर्स अप्लाई की थी पेन के स्प्रिंग के ऊपर, अगर उस बड़े स्प्रिंग अप्लाई करेंगे तो उस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी कि वो बड़ा स्प्रिंग था तो उसमें जो डिफॉर्मेशन वाली क्वालिटी थी वो क्या थी? कम थी। यानी कि वो जल्दी में अपनी शेप खराब नहीं करता। जो जल्दी में अपनी शेप खराब कर दे वो होता है लेस इलास्टिक। अब अगर जितनी फोर्स हमने सोफे वाले स्प्रिंग पे लगाई है उतनी हम अगर रबर पे लगा दें पोनीटेल वाले पे तो वो तो बिल्कुल टूट ही जाएगा। ठीक है, इट मींस कि हमें पता चला कि जो स्टील होता है वो क्या होता है? ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू दी रबर। अब क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि स्टील भी इलास्टिक है? एक बात याद कर लो, मिसाल के तौर पे ये है, ये भी इलास्टिक है। अगर हम कोई चीज यूं फेंकेंगे इसको लग के वापस आ जाए तो समझो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक होगा। अब यहाँ तो ये होगा इलास्टिक, यहाँ जो लगने वाला है वो इलास्टिक होगा, जरूर होगा। एक और एग्जांपल समझ लो, अगर यहाँ पे हो कोई मींस के फोम हो, जो बेड वाला फोम होता है, उसको बाल मारेंगे वापस आएगा? वो कहाँ से आएगा वापस? उधर ही नीचे गिर जाएगा। वो तो क्यों वो नीचे गिर जाएगा? क्योंकि हालांकि वो जो फोम होता है वो भी इलास्टिक होता है, लेकिन वो शेप अपनी इतनी डिफॉर्म कर देगा, बाल उसके अंदर चला जाता है, फिर वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर स्टील होगा वो क्या करेगा? वो डिफॉर्मेशन पैदा ही नहीं करेगा, जल्दी में उसको वापस भेज देता है कि रिस्टोर हो जाओ। आई बात समझ में? तो इट मींस के बाद याद कर लें, जो स्टील होता है वो क्या होता है? मोर इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू रबर। ये बात याद कर लें। और इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? डिफॉर्मेशन के साथ। डिफॉर्मेशन मतलब कि शेप का चेंज होना। जिसकी शेप कम चेंज होगी वो इलास्टिक ज्यादा होता है, और जिसकी शेप ज्यादा खराब हो वो इलास्टिक कम होगा। क्लियर? अब इधर आ जाएं। अब यहाँ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये वाला जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें क्रिएट होता है प्रेशर। लाजमी बात है, प्रेशर पैदा होगा। अब उस प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि जितनी फोर्स हमने दी हुई है, जितना एरिया वो कवर कर रहा है, डिफॉर्मेशन वो होता है उसका प्रेशर। मिसाल के तौर पे हम सोफे पे बैठ गए, अब अगर एक मेरे जैसा बंदा बैठ जाए और एक मैं जोड़ मारूं, कितना फर्क होगा? यानी कि हेवी बंदा हो और पतला हो, अब जो सोफा है वो तो प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी तो जो एरिया है वो कम डिफॉर्म हुआ, और हेवी बंदे से बैठने से क्या हुआ? उसमें जो डिफॉर्मेशन है ज्यादा आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर था ज्यादा, तो जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी क्या होता है? ज्यादा। प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या होता है? हमारा पास्कल होता है। अब इधर सुने, इस प्रेशर को पहले समझें जल्दी से। मिसाल के तौर पे ये मैंने कुछ यूं बिछाया, इसके ऊपर ये आपने एग्जांपल पढ़ा भी होगा, सब के सब हमारे हो गए कीले नेल्स। ठीक है, ये हमने यूं जमीन पे यूं लगाया है ऊपर। अब अगर हम इसके ऊपर यूं लेट जाए, आपने अक्सर देखा होगा मैजिक शो, लेट जाते हैं उनको कुछ होता ही नहीं है, देखा वो। लेकिन अगर एक पांव पे इसके ऊपर यूं खड़े होंगे तो क्या होगा? सारे के सारे अंदर चले जाएंगे। कैसे? क्यों? चुप करो। हाँ, क्यों? अब क्योंकि जब एक बंदा इसके ऊपर खड़ा होगा, यानी कि पांव से एक कील के ऊपर, तो जो कील का एरिया है वो है कम। अब अगर एरिया कम होगा तो ये फोर्स क्या करेगा? ज्यादा एक्सर्ट करेगा, और वो इजीली जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा और वो अंदर हाथ में या पांव में चला गया। लेकिन अगर पूरा बंदा उसके ऊपर लेट गया तो अब क्या है? एरिया बड़ा हो गया। अब एरिया जब बड़ा हो जाता है तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम जब चलते हैं ना जमीन पे, हमारा पूरा पाँव है नीचे, तो पूरा पाँव है मतलब कि एरिया है ज्यादा, तो प्रेशर कम होता है, हम आराम से वॉक कर सकते हैं। अगर हमने हीलें पहनी हुई हो तो हीलों से कोई प्रॉब्लम होता है। हील से इधर देखें, ठीक है, ये वाली पेन की है ना। ये है हील। अब जमीन के साथ सिर्फ इतना हिस्सा इसका अटैच होता है, इट मींस कि प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा।
क्लियर है बात? अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। आई बात समझ में? तो प्रेशर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए आराम से क्लियर। अब हम आते हैं, अब ये जो हमने ये सब बातें इलास्टिसिटी से रिलेटेड थी। अब हमारे पास आता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स का एक लॉ, उस लॉ का नाम होता है हुक लॉ। ठीक है, इधर देखिए हुक ने क्या किया, एक स्प्रिंग उठाया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बांध दिया। जिस जगह पे ये ऑब्जेक्ट है हम सपोज कर रहे हैं कि ये है 0, मतलब कि मीन पोजीशन। ठीक है, अगर हम इसको यूं खींचेंगे तो क्या होगा, खींच जाएगा, ये यहाँ पे स्ट्रेच होके आ गया। अब जो स्प्रिंग की शेप थी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगी, वो डिफॉर्म हो गई, यहाँ की शेप जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, यानी कि जब हमने फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर और इसको हमने क्या किया, खींचा, फोर्स अप्लाई करने की वजह से द डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्प्रिंग। अब डिफॉर्मेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने डिनोट किया x के साथ। x का नाम होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन। सही है कि वो कितना एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड मतलब कि कितना बढ़ गया। क्लियर है बात? फिर से समझ लें, इधर देखें कि भाई हुक ने क्या किया, इसको हम कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। आप इसको यूं हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं, जैसे भी रखें। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है, यहाँ पे कोई भी मास है और ये इसकी होगी मीन पोजीशन। व्हेन वी विल अप्लाई द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड विल स्ट्रेच दिस इन दिस डायरेक्शन, तो होगा क्या, द ऑब्जेक्ट और द स्प्रिंग विल बी डिफॉर्म। द डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू दिस पोजीशन, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कहते हैं एक्सटेंशन। जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी एक्सटेंशन क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस हुक ने बस यही कहा था कि जो फोर्स है वो क्या होती है, फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। इधर देखें कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सटेंशन के। आप इसको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो हम इसको यूं लिखते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। सही है, यानी कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें उतनी क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। और अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे भी जो कांस्टेंट आता है वो क्या आएगा, k। लेकिन यहाँ पे जो k है उसका नाम क्या होगा, k को हम कहते हैं मास स्प्रिंग कांस्टेंट। इधर देखो मास स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो उसका था, यहाँ तक हमने बस इसको खत्म कर दिया। इधर देखो, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो कि हमें याद करनी होती हैं। मामूली रिपीट है, इधर देखें जल्दी जल्दी से। अगर मैंने ये वाला छोटा सा स्प्रिंग उठाया, जब हमने इसको यूं खींचा वापस आ गया, खींचा वापस आ गया, ज्यादा खींचा तो टूट गया। अब कितना ज्यादा खींचेंगे, अब एक लिमिट होती है। इधर देखो सर प्लीज, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि वो फाइनल पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, इधर देखो यहां से ये स्प्रिंग वापस आ सके वापस। ठीक है, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहां से ये स्प्रिंग रिस्टोर हो जाए। अगर रिस्टोर हो जाए तो वो क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट और लिमिट। अगर हम उस इलास्टिक से थोड़ा भी आगे चले जाते हैं तो ये स्प्रिंग वापस नहीं आ पाता और वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इलास्टिक लिमिट का मकसद क्या हो गया, ये होता है हमारा मैक्सिमम पॉइंट from where object is restored। ठीक है, अब जैसे ही इलास्टिक लिमिट खत्म होती है तो जब वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ पाता उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड पॉइंट का मकसद YIELD पॉइंट, यील्ड पॉइंट का मकसद होता है कि आफ्टर विच
ऑब्जेक्ट इज परमानेंटली डिफॉर्म, ठीक है, यानी कि वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इधर देखें, पिक्चर को समझेंगे तो इजी हो जाएगा। इसे खाया इधर देखें जल्दी से। अब सपोज कि ये मेरा कोई भी एक ये स्प्रिंग है, ठीक है। अगर चुपके सर ये हमारा स्प्रिंग, अगर हमने इसको यहाँ तक ब्लू तक खींचा तो ये क्या होगा, वापस रिस्टोर हो पाएगा। तो अब जो ये वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, इलास्टिक लिमिट। अगर इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला हमारा होता है यील्ड पॉइंट। आई बात समझ में। अब ये जो हुक्स लॉ होता है ना, हुक्स लॉ, इसका मकसद क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम फोर्स को बस में अप्लाई करते हुए जाएंगे और वो बस खिंचता हुआ जाएगा फिर वापस वो रिस्टोर होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान में रखना पड़ता है इलास्टिक लिमिट को भी, कि ऐसा नहीं है कि इलास्टिक लिमिट से हम ज्यादा उसको खींच लें कि वो वापस ही ना आ पाए। आई बात समझ में। अब कोई क्वेश्चन है तो भले आप पूछें। सर देखिए, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है हर लॉ का। अब तक जो हमने इत्तेफाक से पढ़े हैं वहाँ सब यही हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलास्टिक लिमिट कैसे होती है। अब अगर हम स्प्रिंग्स को यूज कर रहे हैं, मुझे सुने, हम स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं, कोई भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसकी हमें इलास्टिसिटी मिली हुई होती है पहले से, ठीक है। यानी कि ये कांस्टेंट होती है, जो कांस्टेंट यानी कि ये के वाला होता है, ये हमें गिवन होता है कि ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। यानी कि जैसे आप देखें, हम सोफे खरीदते हैं तो वहाँ उन सोफों पे भी लिखा होता है कि ये इतने वजन के हैं, इट मींस कि इतनी ये इलास्टिसिटी बर्दाश्त कर सकते हैं फोर्स। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। सही है। हाँ बेटा, हील मैंने कहा कि सिर्फ ये वाला जो नोक होता है ना वो जमीन के साथ अटैच होता है। अब हमारा पूरा फोर्स जो एरिया है छोटे एरिया के ऊपर होता है, तभी अनबैलेंस हो जाता है, तो प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। अगर ये पूरा पे होगा जमीन के ऊपर तो जो एरिया है वो ज्यादा हो गया, अब प्रेशर कम होगा यहाँ क्योंकि एरिया ज्यादा है। सही है, ओके। सर आपने हील शौक से पहनी है मजबूरी में? सब मजबूरी थी बेटा, आप पिक्चर करो, मजबूरी थी, तुम्हें भी पहना रहा हूँ मैं, और पहना भी रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ, सबर करो। डंडा क्यों रखा है आपने? डंडा बेटे तुम्हारे लिए रखा है। अगर आज पाकिस्तान में हार गया तो सबको ये 2-2 3 अगर जीत गया तो 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ पक्का, जून जुलाई की और तुम करो। बाबा रिजवान आउट। हरियाणा वाले की रंग कटे आप और कटे पेपर भी लीजिएगा। बढ़िया। अरे जीत गया मदर टेस्ट। हाँ वो पहले थी 21 नवंबर को, अब होंगी 1 दिसंबर को। और हुक्म करो। टाइम